नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। पहली खबर है राज्य दिल्ली से, जहां धधक रहा दिल्ली एनसीआर। दुकान से लेकर फैक्ट्रियां बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की टीमों के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली एनसीआर में जब लोग आज सोकर उठे तो उन्हें आग लगने की एक के बाद एक खबरें देखने को मिली। फिर चाहे दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार की दुकान में लगी आग हो, जिसमें 5 दुकानें जल गईं, या फिर गाजियाबाद की 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग हो। वहीं शनिवार को नोएडा की एक कंपनी में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। दूसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड से। चौपटा घूमने जा रहे नोएडा के पर्यटकों का वाहन अलकनंदा नदी में गिरा, 8 की मौत। अमित शाह ने जताया दुख। रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे श्रीनगर की ओर बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गया। हादसे में 8 की मौत हो गई है। वाहन में कुल 23 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। रुक करते हैं दिल्ली की एक और खबर की ओर, जहां 22 जून तक बढ़ी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत। आप सांसद के साथ बदसलूकी का है ये आरोप। दिल्ली से आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग 13 मई के दिन सीएम आवास पर हुई बदसलूकी मामले में आरोपी बनाए गए केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। विभव पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, नीट परीक्षा रद्द करने और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। याचिका में 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच कराने की अपील की गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हो चुके 20 छात्रों ने दायर याचिका में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की शीर्ष अदालत से की है। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए बता दें, फिर चर्चा में पीएम मोदी और मेलोनी की सेल्फी। G7 समिट से इतर खिंची तस्वीरें। 13 से 15 जून तक इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी क्लिक की। अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी क्लिक की। तब दोनों नेता मुस्कुराते हुए देखे गए। पिछले साल दिसंबर में दोनों नेताओं ने दुबई में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के मौके पर एक सेल्फी क्लिक की थी। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लखनऊ अकबर नगर प्रथम में कार्यवाही के दूसरे दिन एलडीए और जिला प्रशासन की टीम ने 165 अवैध निर्माण जमीन दोज किए और शनिवार सुबह फिर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान कुछ लोग विरोध करने आए तो उन्हें सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। उधर शुक्रवार को भी लोग यहां से विस्थापित होते रहे। उन्हें बसंत कुंज योजना के प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कराया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। इस जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आगामी चुनाव में जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 5वीं मंजिल से गिरकर डॉक्टर दीक्षा की मौत के मामले में घरवालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पिता प्रदीप तिवारी ने कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही का फैसला करेंगे। इसके साथ ही शुक्रवार दोपहर बरेली में संजय नगर स्थित श्यामशान भूमि पर डॉक्टर दीक्षा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और परिजन मौजूद रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आगरा के नामने चौराहे पर सड़क किनारे सो रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ शराब के नशे में आए युवकों ने कुकर्म कर दिया। विरोध पर बल का इस्तेमाल करते हुए हवस मिटाई गई।
पास की दुकान में सो रहा युवक शोर सुनकर जाग गया। उसने आरोपितों का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना गुरुवार रात नामने चौराहे पर देसी शराब के ठेके के सामने की है। यहाँ नाले के ऊपर बनी पुलिया के किनारे 80 वर्षीय बुजुर्ग पटरी दुकानदार सो रहा था। देर रात 3 युवक शराब के नशे में वहां आए। बुजुर्ग के बगल में बैठकर उसे जगाने की कोशिश करने लगे और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह गोरखपुर पहुंचे। यहां आते ही वो चिड़ियाघर पहुंचे और सीएम योगी ने चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए निरीक्षण भी किया। इस दौरान भ्रमण करते हुए सीएम योगी गैंडों के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों का चारा खिलाया। गैंडों की ये जोड़ी मुख्यमंत्री को काफी प्रिय है। 2 जून को वो यहां आकर उन्हें केला खिला चुके हैं। इसके बाद सीएम हिमालयन भालू बिल्लू के बाड़े पर भी पहुंचे। उसे आवाज देकर बुलाया। गर्मी से परेशान इस भालू को उन्होंने आइसक्रीम, बर्फ का गोला और शहद खिलाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, चांदनी चौक अग्निकांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग कटरा की दुकान तक फैल गई। अभी तक आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। लगभग 110-120 दुकानें पूरी तरह या आंशिक रूप से कहें तो प्रभावित हुई हैं। अग्निशमन अभियान जारी है। इस दौरान एक फायरमैन सतही रूप से झुलस गया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल के अलावा आदर सत्कार की दूसरी जगहों पर लोग खाने पीने के साथ नृत्य, गीत, संगीत, लेजर शो इत्यादि का आनंद अब ले पाएंगे। एमसीडी ने दिल्ली में मनोरंजन गतिविधियों के लिए अलग से लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। बता दें, मनोरंजन गतिविधियों के संचालन के इच्छुक प्रतिष्ठान अपनी साइट का प्लान निगम के पास जमा करा सकते हैं। लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठान दिल्ली निगम को शपथ पत्र देंगे कि निगम की ओर से ये तय की गई क्षमता से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं करेंगे। निगम आवेदन के आधार पर 3 साल या इससे कम की अवधि के लिए लाइसेंस जारी रहेगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा सरकार तो दिल्ली के लिए नियमानुसार पर्याप्त पानी सप्लाई दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से हरियाणा पर कम पानी आपूर्ति देने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, हरियाणा से दिल्ली को जाने वाला पानी बीच रास्ते में चोरी हो रहा है। फैक्ट्रियों और भवन निर्माताओं को जलापूर्ति देने वाले टैंकर संचालक इस पानी की चोरी कर रहे हैं। टैंकर संचालक खेतों के रास्ते कहीं खुले में तो कहीं सड़क के नीचे से पाइप नहर में डालकर सेंधमारी की जा रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी की नहर से सेंधमारी पर अनजान बने हुए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में दिल्ली कैंट के कार्यकारी मजिस्ट्रेट नरेंद्र पाल सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, तहसीलदार ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए गिरोह बना रखा था, जिसमें सबके काम बटे हुए थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सिंह के अलावा संगम विहार के निवासी सौरभ गुप्ता, दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आउटसोर्स कर्मचारी चेतन यादव और अधिकारी के ड्राइवर वारिस अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये लोग 100 से ज्यादा लोगों के नकली जाति प्रमाण पत्र अब तक बना चुके हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, एलजीबीटी सक्सेना लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अरुंधति रॉय और हुसैन ने कथित तौर पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण दिए थे। ये मामला साल 2010 का है। बता दें, अरुंधति रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को कोपरनिकस मार्ग स्थित एलजीटी ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण दिए थे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से, जहां एससी, ओबीसी और गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम नायब सैनी पर बोला हमला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा ने सीएम नायब सैनी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एससी, ओबीसी और गरीबों को शिक्षा देने से सरकार वंचित कर रही है। हुड्डा ने कहा कि ये सरकार करीब 5000 सरकारी स्कूलों को मर्जर का नाम देकर बंद कर चुकी है। अगली खबर है गोहाना से, जहां हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा खेला। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ने भाजपा को दिया जोरों का झटका।
हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वोट प्रतिशत की बात करें तो इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं भाजपा के 12% घट गए हैं। इसी को देखते हुए गोहाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगबीर मलिक ने कहा है कि इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस गठबंधन के 17.9% वोट बढ़े हैं। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के 12% वोट घटे हैं। भाजपा सरकारी शिक्षा, पक्की नौकरी और SC OBC का आरक्षण खत्म करना चाहती है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के 2 लाख पद रिक्त हैं। साजिश के तहत कौशल निगम के माध्यम से खाली पदों को भरा जा रहा है। MDO रोहतक में फीस को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो है चंडीगढ़ से। HCS और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा और इंटरव्यू के अंक घोषित हो चुके हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा और साक्षात्कार के अंक घोषित कर दिए हैं। HCS एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 87,091 युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 38,000 युवाओं ने प्रारंभिक परीक्षा दी। इनमें से 1706 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी। आगे की खबर जुड़ी है गुरुग्राम से। ट्रक से टक्कर के बाद पिलर से टकराया कैंटर, महिला की मौत, हादसे में 4 घायल। गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना क्षेत्र में सेक्टर 83 चौक पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर ट्रक से टक्कर के बाद कैंटर पिलर से टकरा गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 62 में माल की डिलीवरी करने के बाद वापस झज्जर जा रहे थे। अगली खबर है जिंद से, जहां हरियाणा के जिंद में नाबालिग से होटल में दोस्तों ने की हैवानियत, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के जिंद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने में 12 तारीख को पिता द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि महिला थाने में एक व्यक्ति ने 12 जून को दी शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। 1 दिसंबर 2023 को उसकी बेटी के सहपाठी हकीकत नगर निवासी रजत, शुभम, शिवम, दर्पण उसकी बेटी को जन्मदिन पार्टी के बहाने सफीदो रोड के निजी होटल में ले गए, जहां पर चारों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने उसकी बेटी की अश्लील वीडियो भी बना ली और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगे। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने अश्लील वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर नीलम ने बताया कि इस मामले में आरोपित रजत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से पुलिस ने वीडियो बनाने वाले मोबाइल को बरामद किया है, जबकि 3 दूसरे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिनसर अभयारण्य क्षेत्र के गैराड जंगल में आग बुझाने के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना में वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। वहीं नाबालिग की मौत के बाद उम्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू होने के बाद वन विभाग के अधिकारी नाबालिग को अपना कर्मचारी होने से मना कर रहे हैं, जबकि बीते दिन घटना के बाद विभाग के अधिकारियों ने आग में झुलसने से एक फायर वॉचर की मौत की पुष्टि की थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नैनीताल में पारा आसमान चढ़ने को आतुर है। शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गर्मी से राहत पाने को लोग पेड़ों की छांव तलाशते नजर आए। मैदानी भागों में लू चल रही है तो नैनीताल भी खासा गर्म हो चला है। इस महीने दूसरी बार है जब तापमान 33 डिग्री पार कर गया है। होटलों, रेस्टोरेंट और घरों में पंखे चलने शुरू हो गए हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वरिष्ठ वायुमंडलीय विज्ञानी डॉक्टर नरेंद्र सिंह के मुताबिक नगर में अत्यधिक वाहन और जंगलों की आग ने प्रदूषण बढ़ाया है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो चली है। प्री मॉनसून पहुंचने तक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अब सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि पति को भी समाज कल्याण विभाग पेंशन देगा।
बस शर्त यह है कि परिवार के सभी स्रोतों से मासिक आय 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल 5 महीने में समाज कल्याण विभाग ने 2,250 आवेदन स्वीकृत किए हैं। सरकार दोनों के खातों में 1,500 रुपए यानी एक महीने में 3,000 रुपए पेंशन भेजेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिलियार ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार अब पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। पहले 60 साल उम्र पूरी करने पर वृद्धावस्था पेंशन परिवार की महिला को दी जाती थी, लेकिन अब दोनों को ये पेंशन दी जाती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कैची धाम का आज 60वां स्थापना दिवस है। आज सुबह से ही नीब करौरी बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार का कैची मेला ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसका अंदाजा कैची मेले से एक दिन पहले शुक्रवार की शाम को यहां पहुंचे 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देखकर लगाया जा सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया है। ये रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई है। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड पर नया खाता खुला और एकाएक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। सीबीआई की जांच में इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड पूर्व निदेशक बवेजा और उनका एक नर्सरी चलाने वाला परिचित बताया जा रहा है। तीनों मुकदमों में सीबीआई ने अब विवेचना शुरू कर दी है। इसके आधार पर अब आने वाले समय में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर, जो आ रही है संगरूर से। जी हां, ओलंपिक की तैयारी करने वाले एथलीट के लिए 15 लाख खर्च करेगी आप सरकार। संगरूर सांसद गुरमीत सिंह मीत का है ऐलान। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरुवार को कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक पंजाबी खिलाड़ी को तैयारी करने के लिए सरकार 15 लाख रुपए देगी। हेयर ने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता पंजाबी खिलाड़ियों को क्रमश 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव खत्म होते ही लोगों को लगा बड़ा झटका। मान सरकार ने बढ़ाए बिजली के दाम, 16 जून से प्रभाव में आएंगी नई दरें। पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 16 जून से लागू की जाएंगी। साथ ही किसानों को भी अब महंगी बिजली मिलेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उद्योगों को भी महंगी बिजली मिलेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। लुधियाना सीट से चुने गए सांसद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वड़िंग लुधियाना सीट से सांसद चुने गए हैं। वहीं राजा वड़िंग गिद्दरबाहा से लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वड़िंग ने इस दौरान कहा कि अब संसद तक लोगों ने उन्हें पहुंचाया है तो वे पंजाब के मुद्दों को संसद में अवश्य उठाएंगे। रुख करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि गर्मी से हुआ बुरा हाल, 20 जून तक लू से नहीं मिलेगी राहत। जानिए कब तक आएगा मानसून। आपको बताएं कि पंजाब में गर्मी से लोगों की हालत काफी खराब हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 20 जून तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लू से लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के लिए लोग आशा लगाए बैठे हैं। शुक्रवार को कई जिलों में पूरे दिन लू चलती रही। रात को भी बहुत गर्मी लगती है। आगे खबर जुड़ी है जालंधर से। नूर महल की 2 बहनों पर अमेरिका के न्यू जर्सी में फायरिंग, एक की मौत, नकोदर का युवक गिरफ्तार। अमेरिका के न्यू जर्सी में वेस्ट कार्टेरेट सेक्शन में जालंधर के कस्बा नकोदर से गए युवक ने नूर महल की 2 चचेरी बहनों को गोली मार दी। युवतियों को उनके घर से कुछ ही दूरी पर गोली मारी गई। एक युवती की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। न्यू जर्सी पुलिस ने गोली मारने के आरोपी गौरव गिल निवासी गांव हुसैनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।
नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के एंटोप हिल इलाके में स्थित विजयनगर में एक घर का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने जानकारी देते हुए कहा कि एंटोप हिल इलाके में स्थित विजयनगर में एक घर के ढहने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा जाने के इच्छुक थे। इसके लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं से बात भी की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। सुनेत्रा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। पार्टी ने 48 में से 9 ही सीटें हासिल की, जिसके बाद पार्टी में खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है। इसी बीच बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खराब प्रदर्शन की एक वजह प्याज को बताया। अजित पवार ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों में प्याज के कम दाम समेत इससे जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर किसानों में पनपा असंतोष भी एक मुख्य वजह बनकर उभरी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को ईद उल अजहा के लिए विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम शिंदे ने तमाम तरह की तैयारी और व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी भी शामिल हुए और अपनी मांगों को सीएम के सामने रखा। वहीं मांग पूरी होने पर अबू आजमी ने सीएम शिंदे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा ईद उल अजहा के लिए बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बकरा ईद के स्लॉटर हाउस, ट्रांसपोर्ट आदि जैसे सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए हम आभारी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला लेगी। उनसे सवाल पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आती है तो क्या उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने विधानसभा चुनाव में जीत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा, चुनाव होने दीजिए, हम चुनाव जीतेंगे और फिर इस पर फैसला करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में संजय राउत ने दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन 288 विधानसभा सीटों में से 180 से 185 सीटें हासिल करेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां जिलाधिकारी ने गंगा दशहरा के दृष्टिगत अटल घाट और काली मंदिर घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा गंगा दशहरा के दृष्टिगत अटल घाट एवं काली मंदिर घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों को अभियान चलाकर घाटों पर बेहतर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घाटों पर महिलाओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम भी बनवाए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रीति सिंह समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां भारी संख्या में अवैध असलहा और कारतूसों के साथ हथियारों के 2 सौदागर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार हथियारों के सौदागरों से 5 पिस्टल, 2 अवैध तमंचे और 288 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार मुबीन को आजीवन कारावास हो चुकी है। मुबीन 12 साल की सजा भी काट चुका है। देहात स्वाट टीम और छतारी पुलिस ने हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देश के क्रम में तथा अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के संबंध में आज थाना छतारी पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली कि बहलोर बाडम बस अड्डे पर 2 संदिग्ध लोग खड़े हुए हैं। अगर उन पर जो है जल्दी से पुलिस पहुंच जाए तो हो सकता है उनको पकड़ा जाए तथा कुछ उनसे अवैध जो है गतिविधियों से संबंधित सामान मिल सकता है। इस सूचना पर छतारी पुलिस तथा स्वाट
यशोजी ग्रामीण द्वारा जो है विश्वास करके सूचना पर तत्पर इन्होंने टीम बनाई और दोनों लोग मौके पर बहलोलपुर बॉर्डर पहुंचकर उन्हें भागने का बिना मौका दिए हुए उनको धरना पहुंचा तथा उनको जो है पूछताछ जब उनसे की गई तो उन्होंने अपना नाम मोबिन पुत्र महबूब तथा दूसरे ने अपना याकूब पुत्र नूरू, दोनों थाना रोहतक और याकूब थाना सरूर के जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनकी जब तलाशी ली गई दोनों बैगों की तो उसमें से 32 बोर के 5 अदद पिस्टल, 315 बोर के 258 जिंदा कारतूस तथा 32 बोर के 25 जिंदा कारतूस, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद पुनिया 315 बोर, 4 मैगजीन पिस्टल खाली तथा 5 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर तथा 2 अदद पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। इनके संबंध में मेरठ से भी और जानकारी की जा रही है कि इनके और क्या क्या अपराध पहले के हैं तथा इनको गिरफ्तार करके आज छतारी पुलिस द्वारा जो है माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में पाइप कंपनी में हादसे से नाराज ग्रामीण और किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल लोहे के बंडल के नीचे दबने से क्रेन हेल्पर गंभीर घायल हो गया था। कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर कंपनी के गेट पर किसानों ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित और मुआवजा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मांगों पर सहमति बनने पर ग्रामीण शांत हो गए और पुलिस के समझाने पर घर वापस लौट गए। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपोलो पाइप का है ये मामला। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है हरिद्वार से। जल संरक्षण अभियान के तहत जनपद के सिटी 1 में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मदन कौशिक, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, डीएफओ वैभव कुमार समेत जिला स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया गया। इस दौरान सिटी वाटिका में अर्जुन बहेड़ा, आंवला, जामुन समेत विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि वर्तमान समय में जल स्तर लगातार घट रहा है, जो कि बेहद गंभीर समस्या है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। के संबंध में वृक्षारोपण हुआ तो हरिद्वार जिले में जल उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से एक पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में उसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है, ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वालों के साथ साझा की। और हरिद्वार जिले में भी 2 हमारे ऐसे ब्लॉक हैं जो 70% से ज़्यादा वो खर्च हो चुका है, उनका जल का जो भंडार है। तो इस प्रकार से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जितने भी गांव के लोग आए उन सब में एक जागरूकता इस रूप में है। और आने वाले समय में हम जल को लेकर एक जो उनमें एक संकल्प का वातावरण पैदा करने की बात थी वो करने में निश्चित रूप से सफल होंगे और आने वाले समय में इस पे और अच्छे से काम करेंगे। अगली खबर आ रही है बद्रीनाथ से, जहां रुद्रप्रयाग के पास रैनतोली में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों को लेकर जा रहा टेम्पो ट्रैवलर वाहन अलकनंदा नदी में गिर गया। इस घटना में 12
यात्रियों के मौके पर ही मारे जाने की आशंका है। वहीं 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रुद्रप्रयाग से कुछ पहले यह हादसा हुआ है। यहां वाहन सीधे गहरी खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में जाकर समा गया। वाहन जैसे ही नीचे गिरा तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों से रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार सुबह अचानक पटना सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए हैं। वह आर्थो डिपार्टमेंट में अपना इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह उठते ही सीएम नीतीश कुमार को हाथ में काफी दर्द महसूस होने लगा। इसके बाद अपने चिकित्सक से उन्होंने परामर्श लिया और प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए। वहीं बता दें, सीएम नीतीश कुमार ठीक है। आर्थो डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर ने उनका इलाज किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार चल तो रही है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर झुनझुना थमा दिया है, वही आज बोल रहे हैं। जिन्हें झुनझुना थमाया गया है वो अनगल बयान दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में 8 मंत्री बने हैं। बिहार और केंद्र दोनों विकास कर रहा है। किसानों के मामले हो या गरीबों का मामला हो, बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये तीनों लोकसभा चुनाव में अपनी सीट जीतकर सांसद बने हैं। तीनों अब लोकसभा में सांसद की शपथ लेंगे। इन तीनों ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। इन विधायकों में जितना राम मांझी, सुदामा प्रसाद और सुधाकर सिंह हैं। ये सभी अब संसद में बिहार की आवाज बुलंद करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नेट में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीति में घमासान मचा है। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस घमासान में कूद चुके हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केंद्र में रहे या राज्य में पेपर लीक होना तय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नेट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर विषय है। पुलिस हिरासत में अपराधी इस बात को कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है। आर्थिक अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित है, लेकिन एनडीए सरकार नक से शिक तक अहंकार में डूबी है। और आखिरी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर में जयनगर से दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे कोच पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इस दौरान एक महिला समेत कुछ अन्य यात्री भी घायल हो गए। घायल यात्रियों को समस्तीपुर स्टेशन पर प्राथमिक उपचार किया गया। मामला मधुबनी और दरभंगा के बीच के ककर भट्टी के बीच की है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दुर्ग के उतई क्षेत्र में बीती रात पति ने पत्नी के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पर पत्नी का शव लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी और पति का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगली खबर आ रही है नारायणपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के अनुसार यहां अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान बलिदान हो गया है और 2 जवान घायल हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। और अगली खबर आ रही है कोरबा से, जहां गुरुवार को तेज आंधी तूफान ने विद्युत वितरण केंद्र बरपाली के तुमान फीडर में ऐसा कहर बरपाया कि पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर आ गिरे, जिससे कई बिजली के खंभे टूट गए। भीषण गर्मी में बिजली ना होने की वजह से लोगों को जागकर रात गुजारनी पड़ी। 26 घंटे के बाद किसी तरह लाइन चालू की गई, लेकिन आधे घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर केबल जल गया, जिसकी वजह से लगातार दूसरे दिन शुक्रवार रात को भी 10,000 से अधिक ग्रामीणों को रात भर जागना पड़ा। भीषण गर्मी में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं शासन प्रशासन की उदासीनता से निराश एवं आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कूच करने का मन बनाया है। और अगली खबर आ रही है जगदलपुर से, जहां जगदलपुर में NH30 में बुधवार की दोपहर को एक तेज रफ्तार यात्री बस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे
दुकान में जा घुसी। इस घटना में बस चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री भी घायल हुए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए फरसन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आखिरी खबर आ रही है सुकमा से, जहां सुकमा जिले के नागलगुड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर खड़े ट्रक से टकराकर मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस सड़क हादसे में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को 108 एम्बुलेंस के जरिए दोरनापाल उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल का इलाज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल जवान के पैर, कंधे और कमर में चोट आई है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के साखी माहौर टोला में शनिवार सुबह तेज आंधी तूफान से 11,000 केवी का तार टूटकर खेत में गिर गया। तार टूटते ही खेत में चर रहे 2 मवेशी इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मवेशी चरा रहे लोग दूर खड़े थे, इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस की डायल 100 को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को घटनास्थल से दूर किया। पुलिस ने ही बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी। 2 घंटे बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, खरगोन जिले में अवैध रेत का उत्खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवैध उत्खनन से न सिर्फ शासन को राजस्व ही की हानि हो रही है, बल्कि जल प्रदूषण होने के साथ गांव की सड़कें भी भारी वाहनों से निकलने से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके चलते सेमरला पंचायत के ग्रामीणों ने बडवा एसडीएम को शिकायती आवेदन देकर अवैध उत्खनन बंद करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बगैर अधिकारियों की मिली भगत के इतनी बड़ी मात्रा में काला कारोबार नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, ग्वालियर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ग्वालियर के मुरैना में एक महिला को शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया था, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाया। जब शख्स नहीं माना तो महिला ने चप्पल से उसकी मारपीट की। फिर ऐसे में प्रेमी भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने महिला से बदला लेने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और महिला को पानी में फेंक दिया। हामिद ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर महिला को कुतवार बांध में फेंक दिया। पत्नी शबनम ने अपने दुपट्टे से सीमा का गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं शव को डैम के पास झाड़ियों में छुपा दिया। ये घटना नवंबर 2022 की है। महिला का नाम सीमा खान बताया जा रहा है और उसकी उम्र 26 साल है। पुलिस ने इस मामले में हामिद, शबनम और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को कुतवार बांध के पास झाड़ियों में महिला का शव मिला था। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, नीट यूजी 2024 एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ली गई है। जबलपुर की छात्रा अमीशा वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में नीट परीक्षा की हाई लेवल इंक्वायरी और परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद सुनवाई जुलाई 1 वीक तक के लिए टाल दी है। जबलपुर निवासी अमीशा वर्मा की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की डिवीजन बेंच में पैरवी की। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, शहडोल जिले में 108 एम्बुलेंस से नशीले इंजेक्शंस की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशीले इंजेक्शन को भोपाल से ट्रेन ले के जरिए पड़ोस के जिले उमरिया ले जा रहे थे। इसके बाद यहां से एम्बुलेंस से शहडोल ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया था। शहडोल जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एम्बुलेंस के जरिए नशे की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एम्बुलेंस से कुल 255 नग इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां मेरे आंकड़े आपसे बेहतर, हम इतना नीचे नहीं गिरे। बाबर आजम पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जमकर निकाली भड़ास। पाकिस्तान की टीम मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में संकट की स्थिति में फंसी हुई है। पाकिस्तान को अमेरिका और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से शिकस्त मिली थी। फिर कनाडा को मात देकर पाकिस्तान ने अपनी लाज बचाई। समीकरणों को देखते हुए पाकिस्तान का अगले राउंड में पहुंच पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बाबर आजम को
जमकर लताड़ लगाई है। अहमद ने बाबर आजम के आंकड़ों के साथ अपने आंकड़ों की तुलना की और कहा कि उनका प्रदर्शन बाबर से ज्यादा बेहतर है। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि भारत या ऑस्ट्रेलिया नहीं, इन परिस्थितियों में ये अंडरडॉग टीम बन सकती है वर्ल्ड कप चैंपियन। दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा दावा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए अंडरडॉग टीम खिताब जीत सकती है। कैफ ने कहा है कि अगर इस टीम की बल्लेबाजी चली तो वो किसी को भी मैच हरा सकते हैं। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने फैंस को हैरान करते हुए एक अंडरडॉग टीम पर खिताब जीतने का दांव लगा दिया है। कैफ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को नजरअंदाज करके क्रिकेट जगत को झटका दे डाला। अगली खबर जुड़ी है BCCI से खास मांग की, उसे समय देना होगा। मुख्य कोच पद के लिए कुंबले ने किया गंभीर का समर्थन। BCCI से की है खास मांग। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा कि KKR के मेंटर राहुल द्रविड़ की जगह लेने और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में सफलता पाने में निश्चित रूप से सक्षम है। दरअसल BCCI ने T20 विश्व कप 2024 के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। BCCI ने भी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही नए कोच की तलाश शुरू कर दी थी। इसको लेकर आवेदन मंगाए थे, जिसकी अंतिम तारीख 27 मई तय की गई थी। टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच के लिए गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अब तक इसका पता चल नहीं पाया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है या नहीं। इस बीच कुंबले ने पूर्व सलामी बल्लेबाज का समर्थन करते हुए BCCI से उन्हें समय देने की मांग की है। अगली खबर जुड़ी है विराट कोहली से। अगले 3 मैचों में बनाएंगे शतक। मैच से पहले शिवम दुबे ने जीता दिल। कोहली की फॉर्म पर कही ये बड़ी बात। भारतीय टीम शनिवार को कनाडा के खिलाफ खेलती नजर आएगी। इस मैच में विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दरअसल पिछले 3 मैचों में वह सिर्फ 5 रन बना पाए हैं। सलामी बल्लेबाजी करते हुए वह अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए थे। T20 विश्व कप के इतिहास में वह पहली बार गोल्डन डक का शिकार हुए थे। T20 विश्व कप 2024 के 33वें मैच से पहले शिवम दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किंग कोहली की फॉर्म पर बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भले ही विराट ने पिछले 3 मैचों में रन नहीं बनाए, लेकिन अगले 3 मैचों में वह शतक बना सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कर रहे कोहली के जल्दी आउट होने से टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही है और बाद में आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बन रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज पर लगा जुर्माना। ICC की आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है मामला। जाने न्यूजीलैंड ने शनिवार को युगांडा के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। इससे पहले वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच 12 जून को T20 विश्व कप 2024 का 26वां मैच खेला गया था। इस मैच में वेस्टइंडीज ने 13 रनों से जीत दर्ज की थी। मैच के दौरान कीवी टीम के घातक गेंदबाज टिम साउदी से एक ऐसी गलती हुई जिसकी सजा उन्हें अब मिली है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को ICC आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 18वें ओवर में आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय उन्होंने गुस्से में हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तोड़ दिया था। अब उन्हें इसके लिए ICC ने सजा सुनाई है। अब सऊदी के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डीमेरिट अंक जोड़ा गया है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।